नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। देश भर में चर्चा के नाम पर हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं और इन बहसों की चकाचौंध में वो मुद्दे खो जा रहे हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। चाहे वो महंगी होती सब्जी हो, महंगी होती रसोई गैस हो या आपके वाहन के लिए महंगा होता पेट्रोल डीजल। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर बेरोजगारी चर्चा में है ही नहीं। महंगाई का आलम तो यह है कि वो हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस आफत का ताजा उदाहरण है कि अप्रैल के महीने की थोक महंगाई दर जो 2011-12 की सीरीज के हिसाब से बीते 9 साल में सबसे ज्यादा है। अप्रैल के महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 15.08% हो गई, जो मार्च के महीने में 14.55% थी और ठीक एक साल पहले अप्रैल में ही 10.74% थी। इस तरह थोक महंगाई दर लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में है। थोक महंगाई दर के बढ़ने की कई वजह हैं। अप्रैल में खाने पीने से जुड़ी चीजें जैसे फल, सब्जियों, गेहूं, आलू वगैरह की थोक महंगाई दर 8.35% रही। विनिर्मित उत्पादों यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में महंगाई दर 10.85% रही और तिलहन में 16.10% रही। ईंधन और ऊर्जा में थोक महंगाई दर 38.66% रही। अगर सिर्फ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर देखें तो ये अप्रैल के महीने में 69.07% रही। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर के पीछे तो सीधे सीधे यूक्रेन में चल रही लड़ाई बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ गए हैं। रूस यूक्रेन संकट के जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से दुनिया की सप्लाई चेन में बाधा अगले कुछ समय बनी रहेगी। ये अनिश्चितता सभी देशों के लिए तमाम चीजों की सप्लाई में बाधा पैदा कर रही है, जिसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। थोक महंगाई दर से पहले खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा भी इसी दिशा में बना रहा, जो बता रहा है कि आम आदमी तक चीजें कितनी महंगी पहुंच रही हैं। खुदरा महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई थी, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत की थोक मुद्रास्फीति 15% से ज्यादा 25 साल में सबसे ऊंची। खुदरा महंगाई दर नीचे होने से भारत का जो फिलिप्स कर्व टर्निंग पॉइंट पर आ गया है, जिसमें दो जोखिम है, या तो छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी या फिर खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी। इन बातों को नीति के केंद्र में रखना होगा। तो इस महंगाई शहरों के साथ साथ गांव के लोग परेशान हैं। अब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव जयापुर को ही लीजिए। महंगाई का असर दुकानदारों के मुनाफे पर भी पड़ा है और आम लोगों के बजट पर भी। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने गांव के लोगों से बात की। उनकी रिपोर्ट का एक अंश दिखाते हैं आपको। सर देखिए, ये पहले पार्ले जी पहले इसमें 8 पीस आता था, रेट वही है। पहले 2 का बिकता था, अब भी 2 रुपये का बिकता है। हमारा भी खरीदी 55 रुपये का पहले था, अब भी 55 रुपये का खरीदते हैं। इसमें क्वांटिटी कम कर दी गई है। पहले 8 पीस आता था, अब भी 6 पीस आता है। ठीक सर, ये जैसे नवरत्न तेल है, पहले हम 220 रुपये का बंडल खरीदते थे, अभी 250 रुपये का बंडल खरीदते हैं। इसमें हमारे प्रॉफिट में कमी आ गई है। सर ये डब शैम्पू है, पहले हम लोग 22 रुपये पत्ता खरीदते थे, अभी 26 रुपये पत्ता खरीदते हैं। ग्राहक के लिए सर वही रेट है। पहले भी 2 रुपये का बिकता था, अभी 2 रुपये का बिकता है। और ये सर है हल्दीराम का मूंग दाल, पहले 50 रुपये पत्ता आता था, अभी 55 रुपये पत्ता आता है। ग्राहक के लिए पहले भी 5 रुपये बेचते थे, अभी भी 5 रुपये का बेचते हैं। जनता का क्या दोष है? जनता जब जिताए है तो महंगाई बढ़ेगा ही। ये तो जनता ही जानते का। और सरकार का क्या दोष है? सरकार जब बना है तो सरकार को सोचना चाहिए था ना सर, कि अब जनता जिताए हमके तो सस्ताई दे, तब तो जनता खुश रहेंगे। अच्छा, आपके घर में 3 चीज बताइए जिसका दाम सबसे ज्यादा बढ़ गया है, जो आपकी रोज की जिंदगी में जिससे फर्क पड़ता है। कोई 3 चीज गिनाइए। दाल है, गैस है, तेल है। तो मंदिर मस्जिद तो है, आदमी का महंगाई से थोड़ा दिमाग को हटाना कि कैसे इनको खींचा जाए। इसमें भिड़े रहेंगे तो ये सब मुद्दा सब रहेगा, खाना खाएं या ना खाएं।
उधर अप्रैल में महंगाई दर में इस तेजी की आशंका रिजर्व बैंक को पहले से ही थी, इसलिए रिजर्व बैंक ने अपनी जून में होने वाली बैठक को एक महीना पहले 4 मई को ही बुला लिया और रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स के और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे का ऐलान किया। रिजर्व बैंक की ओर से ऐसी मौद्रिक सख्ती के बने रहने के आसार हैं क्योंकि हालात जल्द सुधरते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में रेपो रेट और बढ़ सकते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर आपकी और हमारे घर के अन्य कर्ज की ब्याज दरों में पड़ने के तौर पर सामने आएगा। रुपए आज 16 पैसे और कमजोर हो गया, $1 के मुकाबले 77.60 पैसे हो गए साथ, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा, तेल, फर्टिलाइजर इत्यादि खरीदा गया, एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं, इससे डेफिसिट बढ़ा, पैसा बाहर से आ जाता था, रेमिटेंसेस के तौर पर भी कम हुए, तो इस सब का असर आम नागरिक पर भी पड़ रहा है। खर्चा ज्यादा और बचत के मौके कम है। बैंक में बचत खाते में आप देखिए 2 से 4% ब्याज मिलता है आपको। बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट है 5% ब्याज मिलता है। पीपीएफ में 7.1% ही रह गया है इसमें ब्याज। होम लोन पर जो आपका ब्याज दर है वो बढ़ गया है, 7.75 से 8% हो गया है। आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कह दिया कि हम श्रीलंका की राह पर जा रहे हैं। एक ग्राफिक जारी कर तुलना कर दी कि जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से जुड़े ग्राफ को दिखाते हुए कहा है कि भारत भी श्रीलंका जैसी गलतियां कर रहा है। उधर बीएसपी की अध्यक्षा जो है मायावती, उन्होंने भी कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सरकार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है। आइए सुन लेते हैं उनको। कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। तो इस पूरे मामले को, महंगाई के मुद्दे को समझने के लिए, इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजनीतिक जगत के नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ये लोग हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं, देवेंद्र शर्मा कृषि अर्थशास्त्री हैं, हर्ष रुंगटा हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, नसीर सलीम है फ्लेक्सी कैपिटल वे सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं सबसे पहले सर आपके पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी, महंगाई की मार इतनी मानी जा रही है, अब तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जरा आप में समझाइए कि ये समस्या है कितनी बड़ी इस समय हमारे देश में। देखिए, जैसे आपने कहा, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो जो आपका 1 रुपया आप बाजार में खर्च करते थे वो 1 रुपया 15 पैसे हो गया, यानी कि आप कम खरीद पाएंगे। और हमारे देश में 2 तरह के तबके हैं, एक तो संघर्ष क्षेत्र है और एक संघर्ष क्षेत्र है। संघर्ष क्षेत्र तो वो है जहाँ पे कि जब दाम बढ़ते हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है तो आप पे इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन असंगठित क्षेत्र वो है जहाँ पे कि दाम बढ़ते हैं तो आपकी तनख्वाह उस अनुपात में नहीं बढ़ती या बढ़ती नहीं है बिल्कुल, या अगर महंगाई से डिमांड कम हो जाती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है तो आपकी तनख्वाह बिल्कुल गिर जाती है। तो इसका असर सीधे सीधे गरीब आदमी पे पड़ता है। जो कितना प्रतिशत है सर, अगर हम इन लोगों का संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र मोटे तौर पर कोई हमारे पास आंकड़ा है क्या? जी हाँ, तो रोजगार के तौर पे जो हमारा, जिसको लेबर फोर्स बोलते हैं, जो काम लोग करते हैं, उसके 94% लोग असंगठित क्षेत्र में और 6% लोग संगठित क्षेत्र में हैं। तो ये बहुत बड़ा तबका है अपने देश का जो महंगाई से नहीं जूझ पाता है। और इसके पीछे वजह ये है कि आपने देखा पैंडेमिक के दौरान ही पिछले 11 महीने से, जैसे आपने बताया, तो खुदरा जो दाम है वो भी बढ़ रहे हैं और थोक दाम है वो भी बढ़ रहे हैं, और थोक दाम तो 10% से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो थोक दाम तो वो होते हैं जो प्रोड्यूसर, यानी कि जो किसान है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके ऊपर लगता है, लेकिन जो खुदरा जो बिल्कुल सर, जो आपने बताया कि 94% असंगठित क्षेत्र है, इसमें भी क्या कुछ आंकड़े हैं कि कितने कृषि पर हैं, कितने लेबर फोर्स में हैं, उस लिहाज से भी क्या है जमीनी जरा स्थिति दर्शकों को बताइए। जी हाँ, तो उसमें से करीब 45% जो लोग हैं वो हमारे कृषि में हैं
और बाकी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो यानी कि 6% एक तरफ हो गए, 45% दूसरी तरफ हो गए, और फिर बाकी जो 47% है वो दूसरी तरफ हो गए। तो कुल मिला के ये जो बहुत बड़ा तबका है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब वजह इसकी है कि देखिए यूक्रेन का युद्ध तो सही है, लेकिन उसके पहले से ही जैसे आपने बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% की रफ्तार से ज्यादा चल रहा था, और जब प्रोड्यूसर का प्राइस बढ़ता है तो धीरे धीरे वो जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी यानी खुदरा जो उसको भी बढ़ा देता है। तो अभी आप देखें तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखें अभी अप्रैल में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मार्च के मुताबिक ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो यानी कि आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा, उसका असर और ज्यादा होगा। तो इसके पीछे वजह यह है कि हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। हमारा जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हम कलेक्ट करते हैं, और जितना इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेंगे उतना दाम बढ़ेगा। सीधे सीधे जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है उस पर 30, 35, 40 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, अगर वो कम कर दिया जाए तो एक बुनियादी चीज है जो सब चीजों के उत्पादन में काम आती है, उसका दाम कम हो जाएगा। सर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे वो भी समझना चाहूंगी, क्या इनको कम किया जाए इससे महंगाई कम होगी, लेकिन फिर दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हमें भी कमाई करनी है, फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई रहती है। तेल के पेट्रोल के दाम को ही देख लीजिए जो ये हुआ था। तो उस लिहाज से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्या यही महंगाई के असली गुनहगार हैं, या इस पे क्या हम काबू पा सकते हैं, इनको कैसे काबू कर सकते हैं? तो जैसे आप कह रहे हैं कि और भी चीजें हैं, जैसे सप्लाई बॉटलनेक है और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के प्राइसिंग पावर बहुत बढ़ गई। आरबीआई का सर्वे बता रहा है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर 24% उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था जो स्टैग्नेंट है तो उसका प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है। तो प्राइसिंग पावर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं वहां से डिमांड शिफ्ट कर गई है बड़े बड़े उद्योगों में, तो अपने दाम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के कई चीजें हैं जो दुनिया में मेटल्स के दाम बढ़ गए, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, वो भी एक कारण है कि हमारे यहाँ फिर सप्लाई बॉटलनेक, जब छोटे छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं तो सप्लाई बॉटलनेक हो जाता है। सप्लाई बॉटलनेक होने से फिर जब कॉर्पोरेट सेक्टर को मौका मिल जाता है वो दाम और तेज कर देता है। तो इस तरह से कई कारण हैं जो हमारे अंदरूनी है। बिल्कुल, जो ये छोटे कारोबारी हैं, आप जरा ये थोड़ा सा बताइए। अभी कौशिक बसु ने भी जो ट्वीट किया वो मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ी है, अब इसका असर या तो ये हो सकता है कि जो छोटे कारोबार बंद हो जाए, बेरोजगारी बढ़ेगी, या फिर खुदरा महंगाई दर इतनी बढ़ी रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो क्रेडिट फ्लो, जो माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, एमएसएमई जिनको हम कहते हैं, उनकी जरा सिचुएशन बता दीजिए, कितना आंकड़ा उनका है, उन पे क्या असर पड़ रहा होगा? तो देखिए हमारे देश में 6000 तो बड़े यूनिट माने जाते हैं जो स्टॉक मार्केट में कहे जाते हैं, और 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है, और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका 99% माइक्रो यूनिट है, और उसमें 97.5% उसका जो रोजगार है वहां पे। तो जब माइक्रो यूनिट्स बड़ी तादाद में बंद हुए तो उसका बहुत बड़ा जो असर पड़ता है सारे सप्लाई पे, और जो उसका फायदा होता है कॉर्पोरेट सेक्टर को, क्योंकि जब डिमांड, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर की अभी रिपोर्ट आई कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया क्योंकि छोटे छोटे उद्योग हैं वो काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे, उनका कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया है। तो जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, उससे उनका प्रॉफिट बढ़ा है, और उसका जो असर हमारे इन्फ्लेशन पे आ रहा है। बिल्कुल, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको इजाफा हो रहा है, उनका जो प्रॉफिट है उस पर इजाफा हो रहा है, लेकिन जो छोटे हमारे स्मॉल सेक्टर हैं या बिल्कुल माइक्रो सेक्टर्स हैं, उनको, माइक्रो यूनिट्स हैं जो 6 करोड़ हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अब हमारे साथ अगर मैं देवेंद्र शर्मा आपके पास आऊँ, कृषि को लेकर महंगाई इतनी हो गई है, क्या जो हमारा किसान है उसको इसका फायदा मिल रहा है? क्योंकि अभी हमने अगर गेहूं की बात कर लें, एक तरफ अभी खबर आई कि भैया गेहूं आप दुनिया भर को देंगे, फिर ये खबर आई कि नहीं गेहूं का हम नहीं भेजेंगे बाहर, विदेश में नहीं भेजेंगे। लेकिन ये सब पॉलिसी नीतिगत फैसले हों, लेकिन हमारे किसान पर क्या असर पड़ रहा है? निधि जी, आज एक ट्वीट मैंने देखा शशि थरूर जी का, वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक फोटो भी साथ में पेश की है कि कुछ किसान जो हैं वो पाइनएप्पल जो है वो 10,000 पाइनएप्पल लोगों को फ्री बांट रहे हैं, क्योंकि वो जो कीमत उनको मिल रही है मार्केट में
वो दे डोंट फाइंड इट इकोनॉमिकली वायबल, तो उनको मुफ्त में देना ही उन्होंने ठीक समझा है। एक तरफ तो आपके सामने ये सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन हमारे सामने है कि वीट के हम जो देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो आज बवाल आया हुआ है वीट के प्राइसेस का, और ये भारत के ऊपर दबाव है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें। ये हम ना भूलें कि मार्च के महीने में जो हीट वेव आई थी, उस हीट वेव से जो नुकसान हुआ है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पंजाब में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सरकार ने किए हैं, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर करता है, उसके बेस पे ये पता चला है कि 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान का नुकसान हुआ है या शॉर्टफॉल हुआ है। और यही एक कारण है, हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो भी रिवाइज किए गए हैं, अब तकरीबन 6 मिलियन टन से कम कर दिया गया है, 105 मिलियन टन पर आ गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये इससे भी शायद कम होगा। और जब फाइनल हमारे सामने डाटा आएगा तो हमें पता चलेगा कि भाई कितना एक्चुअल जो है प्रोडक्शन लॉस हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में अगर हम देखते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, भारत में, उसमें एक पैटर्न बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। वो ये है कि भाई जो अमीर जो देश में या हमारे देश में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके प्रॉफिट भयंकर रूप से बड़े हैं, और वो उन्होंने अपने सीईओज को भी अच्छा खासा वो दिया है बोनस, और ये सब उनके जो इनकम्स हैं लेवल बड़े हैं, और लेकिन वो जो प्रॉफिट होने के बावजूद भी उन्होंने उसको पास किया है कंज्यूमर को, ये कह के कि साहब ये इन्फ्लेशन का कारण है, या आप इन्फ्लेशन भुगते आप इसको। उससे क्या हुआ है कि वो सारी जो एक इन्फ्लेशन और एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के बीच में अगर हम संतुलन बिठाना चाहें, तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली आज जो प्रॉफिट है कंपनियों के, वो पास किए जा रहे हैं कंज्यूमर को इन द नेम ऑफ इन्फ्लेशन। ये हम ना भूलें। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा है कि जैसे पहले भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई जो अनसंगठित एरिया है, जो प्रपोर्शन है समाज का, उसका जो मार पड़ी है। अब देखिए एक स्टडी आती है, वर्ल्ड बैंक ने पहले वहां पर अमेरिका में ये कहा कि भाई एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स जो है वो अप्रैल में 60% गेहूं में बढ़ गया, मेज में वो 54% बढ़ गया है। एक साल के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है वो 41% प्राइस राइज हुई है दुनिया भर में। ये इसलिए नहीं हुई है कि कहीं कमी हुई है पैदावार पे, ये इसलिए हुई है क्योंकि एक कमोडिटी ट्रेडिंग में जो स्पेकुलेशन हो रही है वो एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो रही है, और उसने जो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उस स्पेकुलेशन ने। ये वॉर के पहले, रशिया की वॉर से पहले ही ग्लोबल जो प्राइस इंडेक्स था वो जो 2007-2008 में जब दुनिया में फूड क्राइसिस हुआ था उसको भी क्रॉस कर गया। यानी वी वर ऑलरेडी इन दैट सिचुएशन की, जो दुनिया में फूड क्राइसिस को हम बढ़ रहे थे। अब जो वॉर आ गया, वॉर ने और उसको कंपाउंड कर दिया, एंड वी नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट। लेकिन जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तो इंटरनेशनल में देख रहे हैं हम पैटर्न में कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ डोमेस्टिकली देखें तो पिछले 7 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं एसेंशियल कमोडिटीज के, वो 50% बढ़ गए हैं। लेकिन जो अनसंगठित एरिया की आप बात कर रही थी, जिसमें से रूरल एरिया को अगर हम देखें 45 से 50% अगर उसमें आता है, तो उनका जो वेजेस है उसी 7 साल में वो 22% बढ़ा। देखिए उनके वेजेस 22% बढ़ते हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस है या एसेंशियल कमोडिटीज का जो प्राइसेस है वो 50% बढ़ गए हैं। तो हमारे सामने है ये सिचुएशन कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। और यही एक कारण है कि भाई सीएमआई की कुछ, अगर आपको याद होगा 1-2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की नौकरी के ऊपर विश्वास ही छोड़ दिया है। दे आर नॉट एप्लीकेंट एनी मोर फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी एक टांग एग्रीकल्चर में है, ये हम ना भूलें, क्योंकि आफ्टर ऑल हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी तो एग्रीकल्चर से ही आती है। तो ये लोग जो हैं जिनको जॉब्स की अब हम बात कर रहे थे कि बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट दैट इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल, तो आपका जो सवाल था कि भी उनकी इनकम बढ़ी है किसान की, तो नहीं, किसान की इनकम नहीं बढ़ी है। जो कि आपको पाइनएप्पल का जो पहले उदाहरण दिया उससे देख लें, गेहूं का उदाहरण देख लें, या बाकी कमोडिटीज के भी आप देख लें, उसमें प्राइसेस उनके नहीं बढ़े हैं किसानों के, लेकिन पर जो मार्केट या रिटेल प्राइसेस हैं वो जूम किए हैं। सो वी आर इन ए वेरी 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 क्रिटिकल काइंड ऑफ ए सिचुएशन, जहां पर हमें ये इसको मैच कैसे किया जाए। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज। बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्यूशंस में आगे पूछूंगी। हर्ष रुंगटा, मैं आपके पास आऊंगी। अब जो ये क्राइसिस भी है, जो भी महंगाई का दौर है, इसमें भी एक तबका है जो एक संगठित क्षेत्र अगर हम कहें 6% है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास कमाई के कुछ साधन है, वो चाहते हैं बचत हो जाए। अब बैंक में आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट्स इतना कुछ नहीं मिलता है, जो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या बचत, किस तरह से अपने फाइनेंसेस मैनेज करें?
क्या कोई साधन बचा है? किस तरह से आप देख रहे हैं महंगाई के दौर से आगे बढ़ना एक मिडिल क्लास परिवार का? तो आई थिंक महंगाई भी अलग अलग, जैसे इन्होंने पहले बताया, क्लियरली महंगाई अलग टाइप के किस्म के लोगों को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। तो इवन संगठित क्षेत्र में भी एक बड़ा रेंज, एक वो लोग हैं जो संगठित क्षेत्र में होंगे लेकिन उनकी जो इनकम है वो सिर्फ शायद इतनी है कि वो किसी तरीके से उसको चला पाते हैं। मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन पीपल जो लोग लिटरली महीने टू महीने काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा बचत नहीं कर रहे, या नेगेटिव बचत भी हो सकती है, जो लोन्स को रोल ओवर करते हुए जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए महंगाई बहुत बड़ी मार करती है। ऑब्वियसली असंगठित लोग क्योंकि तो पीठ ही टूट जाती है, इनके पास चूंकि कम से कम एक साधन है मंथली इनकम का, तो इतना कहर नहीं पड़ता, लेकिन इन पे भी बहुत असर होता है। अब रहा सवाल मिडिल क्लास का, तो मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास हम उसको कहेंगे कि जो अपनी महीने भर की खर्चा वगैरह निकाल के कुछ ना कुछ बचत कर सकता है, उसको हम मिडिल क्लास अगर कहें। तो ऑब्वियसली अब उसको ये सोचना है कि एक तो उसको कितना अमाउंट, महंगाई होने के बावजूद क्या वो अमाउंट बढ़ा सकता है, अगर उसकी इनकम बढ़ी है तो क्या वो एक्सपेंसेस कर्टेल कर सकता है, क्या वो डाउन ट्रेड कर सकता है। और ये हमेशा देखा गया है कि जब महंगाई का दौर आता है और प्रेशर्स होते हैं तो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट की जगह उस सेम चीज है, साबुन इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन एक लोअर ब्रांड पर चले जाएंगे। टूथपेस्ट यूज करना कोई बंद नहीं करता, मतलब यू डाउनग्रेड योर लाइफ फॉर अ लिटिल बिट एंड कमिट एंड सेव ऑन द एक्सपेंस पे आप बचत कर सकते हैं। और उस बचत को कहां इन्वेस्ट करें, तो फिक्स्ड इनकम में जो सो कॉल्ड सेफ होता है उसमें क्लियरली हमेशा से, ये पिछले 2-3 साल को, 2 साल को अगर छोड़ दे तो हमेशा से नेगेटिव रिटर्न रहा है। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि बैंक फिक्स डिपॉजिट पर आपको 5% मिलता है, वो टैक्स के पहले। टैक्स के बाद शायद बैंक फिक्स डिपॉजिट पे भी 3-3.5% डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं, 3-3.5% मिलता है। तो आप अगर रिस्क नहीं लेंगे, ओके, और आप इक्विटीज में या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट टाइप में नहीं डालेंगे उसको, तो वो आपकी वेल्थ इरोड होगी। वो जो भी बचत है उसका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगा। तो वेरी क्लियरली इवन व्हाटएवर जो आप छोटा मोटा भी बचत कर पा रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट तभी होगा और रिटर्न्स आपको पॉजिटिव महंगाई के ऊपर तभी मिलेंगे जब आप कुछ ना कुछ थोड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। और वो जोखिम ऐसा होता है कि अगर आप 8-7-8-10 साल तक इंतजार कर पाए उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाने के लिए, तो आपको अच्छा मिलता है। बिकॉज एक चीज हम ना भूलें, महंगाई इज अ साइकिल, ओके। यही चीजें हमने 3% भी देखी है, 4% भी देखी है। बहुत पहले हमने डबल डिजिट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखा है, और जब होलसेल प्राइस जो थोक का जो दर है वो डबल डिजिट हुआ, वो सिंगल डिजिट हुआ करता था, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट हुआ करता था। आज उसकी एग्जैक्ट रिवर्स सिचुएशन है। शायद जो प्राइसिंग पावर वगैरह की जो बातें हो रही है उसकी वजह से शायद वो एक बहुत बड़ा शायद कारण है उसके लिए। बट मेरा पॉइंट यही है कि जितनी भी बचत आप कर पाए या तो उसको बढ़ा पाए, और लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप महंगाई को बीट कर सकेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम, को बीट नहीं कर पाए। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की। नसीर सलीम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक समय का जो हमारे बैंकों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंताएं थी,
अब हमारे बैंक कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी पूंजी जो सब बैंक में ही अपना रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आप कैसे आंकड़े? और दूसरी बात एक और, क्योंकि कई लोग अब कैपिटल ये शेयर मार्केट पे बहुत लगाते हैं पैसा अपना। अब जब कभी खबर आती है कि शेयर मार्केट गिरा तो लोगों की कई बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2 सालों में देखा कि शेयर मार्केट भी बढ़ा है। तो जरा हमें ये एस्पेक्ट समझाइए। जी निधि जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा अपने पैनल पे। देखिए, सबसे पहला सवाल आपने बैंक्स के बारे में पूछा। हमारा ये मानना है, फ्लेक्सी कैपिटल हम रिसर्च करते रहते हैं बैंक की और कई सेक्टर्स की। हमारा ये मानना है कि जो बैंक्स की स्थिति थी पहले, वो आज की डेट में वो काफी बेहतर हो गई है, काफी इम्प्रूव हो गई है। क्योंकि जो एक एनपीए का दौरान चला, अगर आप देखें पिछले 3 से 4 साल में, तो पहले तो स्केलेटन्स बाहर नहीं निकल के आ रहे थे, मगर अब एनपीएस जो हैं काफी उभर के आए हैं। कोविड के टाइम आप देखें तो कई हम लोग 2 चीजें ट्रैक करते हैं निधि जी बैंक्स में। एक तो ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और दूसरा है प्रोविजनिंग। ये दोनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बैंक के पर्सपेक्टिव से उस सेक्टर में, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं, जैसे अभी सारे पैनलिस्ट ने आपने सबने बताया, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बैंक होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, जैसे आपने बताया, और इन्फ्लेशन और महंगाई एक ऐसी समस्या है जिसके कारण आरबीआई हो या सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली हो, सब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जाहिर बात है प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा बैंक्स की बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक एनपीए का क्राइसिस चल रहा था पहले, आज काफी एनपीए बाहर आ गए हैं, और एक बैड बैंक की डिस्कशन जो मेरे ख्याल से सब सरकार ने भी बात करी और कई संस्थान ने भी बात करी है बैड बैंक्स की और एक एनपीए की। तो वो चीजें जो पहले बात नहीं हो पा रही थी, आज वो उभर के आ रही है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा इक्विटी मार्केट्स का, हमारा ये मानना है कि देखिए इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में जो निवेश करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्विटी में लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इक्विटी में शॉर्ट टर्म में कभी भी किसी ने पैसे नहीं बनाए। हो सकता है कुछ 1-2 आपके तुक्के लग गए हों कुछ इन्वेस्टर्स के, मगर लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इक्विटी में निवेश करने का मतलब ये है कि आप रिस्क से खेल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे बन के दिए। और हमारा ये मानना है कि आज स्थिति जहां तक महंगाई की है, मैं आपके शो पे ये बोलना चाहूंगा कि देखिए हमें लगता है कि महंगाई चरम पे पहुंच गई, क्योंकि मार्केट जो है फ्यूचर को आउटलुक करती है और उसको फोरकास्ट करती है, कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स। और हमारा ये मानना है कि पिछले कई हफ्तों में आप हर चीज महंगाई जो है चरम पे पहुंच गई और इसके ऊपर अब जाना और मुश्किल है। सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही ट्रैक कर रहे हैं। 10 जून एक बहुत अहम डेट है हमारे लिए, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन का डेटा बहुत जरूरी होता है निधि जी, और उसके तहत एक यूएस डॉलर का एक बेंचमार्क होता है, और यूएस इन्फ्लेशन रेट 10 जून को निकल के आएगा। और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज की डेट में अगर 8.5%, 8% के आसपास इन्फ्लेशन यूएस में घूम रहा है, हमारा ये मानना है कि 10 जून को ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से कम आएगा। और उसके बाद महंगाई एक ऐसी चीज है जो खुद अपने दुश्मन को पैदा करती है। और वो ये है कि अभी हमारे किसी पैनलिस्ट ने उन्होंने समझाया बड़े बेहतरीन तरीके से कि जब महंगाई जाती है ऊपर तो जाहिर बात है कंजम्पशन हिट होती है, डिमांड कम हो जाती है कई चीजों की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है निधि जी, तो आज मैं 2 बार ही सोचूंगा, 3 बार ही सोचूंगा कि मैं गाड़ी खरीदूं ना करूं या खरीदूं। तो मैं वो डिसीजन जो है निधि जी मैं डिफर कर दूंगा। हो सकता है मैं गाड़ी खरीदूं, मगर वो हो सकता है मैं 3 या 4 महीने के बाद खरीदूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्राइसेस कम हो जाएंगे। जहां तक क्रूड ऑयल की कीमत की बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे बहुत जुड़ा है, बहुत अहम मुद्दा है महंगाई का, हमारा ये मानना है कि क्रूड ऑयल जो है हो सकता है 130 भी डॉलर प्रति बैरल जा सकता है, मगर इस पे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे पाएगा कोई। मगर हमारा ये मानना है कि क्रूड जो है आगे चल के अब ये नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके 2 रीजन। सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया है यूक्रेन को। अब वो ऐसी स्थिति में है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद कहा अपने भाषण में, और अभी उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने प्रेस रिलीज में ये कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोचेंगे और इन्फ्लेशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि महंगाई यूएस में भी चरम पे पहुंच गई। तो हमारा ये समझना और मानना है
कि यूक्रेन में अब जो सपोर्ट यूएस कर रहा था वो नहीं कर पाया और उसके कारण यूक्रेन जो और कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण जो क्रूड है, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं ग्लोबली, वो कम होंगी और उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा क्रूड पे और तेल कम होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये राहत देती है। अब मैं जल्दी से आप लोगों के पास सोल्यूशन के लिए आऊंगी। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं आपसे अगर शुरू करूं, क्या आप सोल्यूशन देखते हैं सिचुएशन का, अगर सरकार में कोई सुन रहा हो तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे सभी कह रहे हैं कि सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम है, सप्लाई ठीक नहीं आ पा रही है और इसीलिए जो दाम बढ़ रहे हैं। तो हमें सप्लाई को रेस्टोर करना है, उसका मतलब कि माइक्रो सेक्टर को रेस्टोर करना है, कृषि में रेस्टोर करना है। दूसरी बात, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना है। अब वहां पे डेफिसिट होगा तो डायरेक्ट टैक्स से वो पैसा उठाएं, जो अमीर तबका है 1-2% उसके बहुत पैसा कमाया है, वहां पे हम टैक्स लगा सकते हैं। हमारा जो जीएसटी है उसको रिफॉर्म करना जरूरी है, जीएसटी को कम करें, जीएसटी में कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और समस्या ये है कि जो हमारा जीएसटी है उसी से हमारे असंगठित क्षेत्र पे गलत असर पड़ रहा है, वही उससे कोप नहीं कर पा रहा। तो जब तक उसका रिफॉर्म नहीं होगा तो ये असंगठित क्षेत्र जो है वो ठीक से ऊपर नहीं हो पाएगा। और जो हमारे जो अभी जो किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि उन्होंने सीआरआर बढ़ा दिया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, पर उससे क्या यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? वो नहीं होगा। उससे क्या चीन में जो सप्लाई बॉटलनेक है वो नहीं होगा। तो हमें डिमांड साइड पे एक्ट करना है, ताकि सप्लाई साइड पे, सरकार सप्लाई साइड पे एक्ट कर रही है ना कि डिमांड साइड पे। डिमांड साइड पे एक्ट करेगी तो असंगठित क्षेत्र के हाथ में कुछ पैसा जाएगा, उसके यूनिट दोबारा रिवाइव करेंगे, उससे सप्लाई बॉटलनेक कुछ और बेहतर होगा। तो मेरा मानना है कि इस समय हमारी जो स्टैग्फ्लेशनरी सिचुएशन है, एक तरफ अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, मतलब उसकी ग्रोथ रेट में, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन तेज हो रहा है। ये स्टैग्फ्लेशनरी सिचुएशन बहुत डेंजरस है और आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं और जो आगे आने वाले समय उठाएंगे उससे तो और ज्यादा स्टैग्नेशन होगा, उससे गिरावट और ज्यादा होगी ग्रोथ रेट में और इन्फ्लेशन काबू में उससे आएगा नहीं। तो ये स्टैग्फ्लेशनरी सिचुएशन के लिए हमें अलग नीति अपनानी पड़ेगी, जो अभी अपना रहे हैं वो सही नीति नहीं है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, देखिए, एक चीज हमें समझनी है कि जैसा कि अभी कहा भी गया है कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड की हम बात करते हैं, तो डिमांड साइड में हम रूरल डिमांड कैसे जनरेट हो, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन हम साथ में ये ना भूलें कि जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई है उससे एक चीज स्पष्ट हो गई है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो हैं दुनिया का 30% कम से कम खाद्यान्न सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल भारत के लिए या और भी कंट्रीज के लिए। और उससे हमें ये पता चला है कि जो शॉर्टफॉल हुआ है कि वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर ईच कंट्री टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये जो खाद्यान्न तेल भी है, जो शॉर्टफॉल है, कोई कारण नहीं है कि भारत में ये प्राइसेस इतने बढ़ने चाहिए। अगर हमने जानबूझकर अपना येलो रेवोल्यूशन, हम 93-94 में इंडिया वाज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल्स, हम 97% देश में पैदा करते थे, सिर्फ 3% आयात करते थे। लेकिन उसके बाद हमने उसको जानबूझकर उसको तोड़ा है, यानी इन द सेंस की चीपर ड्यूटीज को हम कम करते गए, टैरिफ्स को कम करते गए और बाहर से सस्ता तेल आया है। एंड वी नो आज हम दुनिया के एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं एडिबल ऑयल्स के। वही सनफ्लावर जो हम बात करते हैं रशिया से आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है, 70% हम कहते हैं वहां से आ रहा है, तो वो 70% तो पंजाब हरियाणा में आराम से आप उसको बिल्कुल। इस ओर हमें आत्मनिर्भर होना होगा। मैं आपको काट रही हूँ, रुंगटा सर मैं आपके पास आऊंगी, समय बहुत कम है, 30 सेकेंड जी, क्या सोल्यूशन आप देंगे जी? तो मेरे ख्याल से मैजिक बुलेट कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये मतलब इट्स साइक्लिकल है ये, तो एक्सटर्नल कंडीशंस है, साइक्लिकल है, तो थोड़े एक्शंस लेने होंगे। इन्होंने कहा टैक्स कम करना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, और उससे जो भी इश्यूज होंगी वो या टेम्पररी कम करें। लेकिन आई थिंक थोड़ा हमें भी मन बनाना ये पड़ेगा कि ये साइक्लिकल है, ये साइकिल्स हमने पहले भी देखे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर ड्रिवन है ज्यादा कंपेयर टू अर्लियर पीरियड्स। आई थिंक हमको साइकिल राइड आउट करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, मतलब एक्शन कुछ लेना है, लेकिन साइकिल है जी। एक इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें तो अच्छा होगा, टेम्पररी कर लें जी। नसीर, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। निधि जी, मैं तो बस ये कहूंगा कि देखिए, एक सबसे बड़ा इनपुट कॉस्ट जो जाता है वो तेल का है, और मुझे ये भी पता है और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 में जब डॉलर या आपका तेल $38 प्रति बैरल था, तो उस टाइम हम लोगों ने स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व्स काफी क्रिएट किए थे कई प्रदेश में। जैसे गुजरात में हमने SPRs क्रिएट किए थे, स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व्स,
मैं चाहता हूं कि आज जो काम आए, आज वो जनता के बीच में रखा जाए और हमें डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए तेल में जी। कि आप राहत दीजिए तेल में, क्योंकि आपके पास वो बेनिफिट मिला। पहले आपके पास 2014-15 में जब आप क्रूड ऑयल इतना सस्ता था तभी आप इंपोर्ट कर रहे थे, और एक सिंगल फैक्टर है 80% आप इंपोर्टर हैं, आप इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो आप क्यों नहीं सरकार आके अगले 1 महीने थोड़ा राहत दे देश में, प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएं और कई क्षेत्रों में फिर से आत्मनिर्भर होने की हमें जरूरत है, और तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिस ओर ध्यान दिया जा सकता है, जहां पर भारत पहले अच्छा कर रहा था लेकिन क्यों स्थिति में पहुंचा। बहरहाल ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं और एक अहम खबर लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे में बुधवार को नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट द्वारा हटाए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को फिर से सर्वे कमीशन में शामिल करने की मांग की है। कोर्ट कल इस नई याचिका पर सुनवाई करेगा। एक रिपोर्ट। गुरुवार को बनारस कोर्ट में वकीलों के हड़ताल के चलते ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई को लेकर संशय बना रहा, लेकिन तकरीबन 2 बजे जज के बंद कमरे में सुनवाई हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने नई अर्जी दाखिल करते हुए मांग की कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा सर्वे कमीशन में शामिल किया जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक वादी पक्ष ने कहा है कि परिस्थिति को देखते हुए 6 और 7 मई को कमीशन की कार्रवाई की समस्त वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ वकील कमिश्नर अजय मिश्रा को कमिश्नर रिपोर्ट में सहयोग करने का आदेश दिया जाए ताकि न्याय हो। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अजय मिश्रा की रिपोर्ट को नहीं शामिल किया गया तो सर्वे रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे, वही उस समय नियुक्त कमिश्नर थे, इसलिए सर्वे उन्होंने किया है। उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। दरअसल पहले कोर्ट ने अकेले अजय मिश्रा को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी थी। अजय मिश्रा ने 2 दिन 6 और 7 मई को अकेले सर्वे की कार्रवाई की थी। बाद में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद कोर्ट ने दोबारा अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त कर दिया। सर्वे रिपोर्ट 17 मई को दाखिल करने के आदेश दिए थे। कोर्ट इस नई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा और गुरुवार को ही कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक सर्वे कमिश्नर दूसरे सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटवा चुके हैं। अब हिंदू पक्ष चाहता है कि अजय मिश्रा जिनको हटा दिया गया, जिनको कोर्ट ने लिखित तौर पर कहा है कि उनका जो रवैया था वो गैर जिम्मेदाराना था, उनको वापस चाहते हैं कि वो इस कार्रवाई में शामिल हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जब सर्वे करने वाले ही आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो सर्वे की रिपोर्ट कैसे विश्वसनीय हो सकती है। बनारस में सहयोगी विनीत और अजय कुमार सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।